द लाइव 18। नमस्कार और स्वागत आप सभी दर्शकों का द लाइव 18 में। मैं आपके साथ दीपक तिवारी हूं। आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी यकीन मानिए बेहद चौंकाने वाली है। इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये कहानी एक ऐसे औरत की है जो नाजायज़ रिश्तों में ऐसे पगलाई कि न महज सिर्फ अपनी मांग का सिंदूर मिटा दिया, बल्कि अपने 3 औलाद और एक भतीजों को भी अपने प्रेमी के हाथों मौत के घाट उतरवा दिया। 2 अक्टूबर सन 2017 की वो तारीख थी और जिस दिन अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी यानी कि महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। राजस्थान के अलवर में उसी दिन यह हत्याकांड हुआ और इस हत्याकांड में 5 लोग मारे गए। हत्यारे जिस वक्त घर में पहुंचे, सबसे पहले इस हत्याकांड में 5 लोग मारे गए थे। उन 5 के गले रेतने के बाद इतना चाकू से इतना गोदा कि बचने की कोई उम्मीद ही ना बच सके। हत्यारे जिस वक्त चाकुओं से गोद रहे थे, उस वक्त पास में खड़ी एक महिला इस पूरे हत्याकांड को अपनी नग्न आंखों से देख रही थी। और ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो नाजायज़ रिश्तों के लिए अपने मांग का सिंदूर मिटते हुए अपने औलाद को और अपने भतीजों को हत्यारों के हाथों मारते हुए अपनी आंखों से देख रही थी। आपको बताएं कि हत्याकांड हो गया, रात गुजर गई, भोर हुआ। स्थानीय थाने के थानेदार की सुबह 6 बजे घंटी बजती है फ़ोन की। सूचना देने वाला कहता है कि साहब, इलाके में एक मर्डर हो गया है। मर्डर की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच जाता है। आनन फानन पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंचती है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो देखती है कि 2 कमरों में खून से सनी हुई 5 लाशें तितर बितर अवस्था में पड़ी हुई हैं, जिनके बदन से बूंद बूंद करके खून रिस रहा है। पुलिस अवाक थी, हैरत में थी कि आखिर इतना बड़े जघन्य अपराध को अंजाम कैसे दिया गया। वहीं पर पास में बैठी हुई इस हत्याकांड में जो मारे गया था वो घर का मुखिया था, यानी बनवारी, और बनवारी की 3 औलादें और उसका एक भतीजा था। वहीं पर बनवारी की पत्नी संतोष शर्मा उर्फ संध्या वहीं पर दहाड़े मार मार के रो रही थी और इस बात को कह रही थी कि ये जो हत्याकांड हुआ है, इस हत्याकांड को अंजाम उसके चाचा विशन और कैलाश ने दिया है, क्योंकि ज़मीन का विवाद था। लेकिन पुलिस जब एंगल से देख रही तो ना पुलिस को यकीन हो पा रहा था, ना गांव वाले इस बात को मानने के लिए तैयार थे कि जो मृतक था बनवारी, उसके परिजन महज ज़मीन के टुकड़े के लिए इतना बड़ा हत्याकांड कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी इस हत्याकांड को खोलना। पुलिस मौके के सारे जो साक्ष्य मिल रहे थे उनको संकलित कर रही थी। साक्ष्य संकलित करने के साथ वो पूरे इस प्रयास में जुटी थी कि जल्दी से जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाए। लेकिन पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिल पा रहा था जिसके चलते इस पूरे हत्याकांड का पुलिस खुलासा कर सके। लेकिन पुलिस को जो भी साक्ष्य मिले थे उनका सिरा पकड़ करके वो तफ्तीश में पूरी तरीके से जुटी हुई थी। बता दें कि पुलिस को इसी बीच में पता चला कि जिस दिन ये हत्याकांड हुआ, यानी 2 अक्टूबर को एक हत्याकांड हुआ था, लेकिन बनवारी का जो भाई मुकेश था वो 1 तारीख को ही अपना फ़ोन घर पर डाल करके अपना कुछ ज़रूरी काम बता करके घर से बाहर हो गया था। पुलिस की जो शक की सुई थी अब मुकेश की तरफ वो घूमती है, क्योंकि घटना के 3 दिन बीत चुके थे। ना तो मुकेश वापस आया था, ना मुकेश का फ़ोन जो घर पे था, और मुकेश घटना के 1 दिन पहले चला गया था। इसलिए पूरी तरीके से जो पुलिस का शक था वो मुकेश के ऊपर गहरा रहा था। आखिरकार पुलिस ने मृतक बनवारी के भाई मुकेश को अपने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो ये साफ हो गया कि इस हत्याकांड को अंजाम मुकेश के द्वारा नहीं दिया गया है। पुलिस के हाथों में कोई भी सुराग नहीं लग सका। अब पुलिस के लिए और चुनौती बन गई कि आखिर इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, आखिर किसने अंजाम दिया है। पुलिस जोरों शोरों से पूरी सरगर्मी के साथ वो कर रही थी। अब पुलिस बनवारी के परिजनों से, पुलिस मृतक की जो पत्नी थी संतोष उर्फ संध्या, उसे बार बार सवाल कर रही थी, बार बार तमाम बिंदुओं पर पूछताछ कर रही थी। लेकिन इस दौरान जब संतोष से वो बार बार बात कर रही थी, यानी जो मृतक की पत्नी थी उससे जब बात कर रही थी, तो बार बार संतोष शर्मा उर्फ संध्या अपने बयान बदल रही थी। अब ऐसे में पुलिस का जो शक था वो धीरे धीरे करके संतोष शर्मा के ऊपर आने लगा। अब संतोष शर्मा के बारे में पुलिस जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर संतोष शर्मा जो है क्या करती है, कैसे करती है। तो परिजनों के द्वारा और गाँव वालों के जरिए पता चला कि जो मृतक बनवारी की पत्नी संतोष थी वो ताइक्वांडो के कोच भी थी और धार्मिक मंचों पर जो है वो अलग अलग किरदार निभाया करती थी, जिसके चलते उसका बाहर रहना भी होता था और कई कई दिन ऐसे हो जाते थे कि जब वो घर ही नहीं लौटती थी। अब पुलिस ने पूरी तरीके से संतोष शर्मा पे काम करना शुरू किया। तो पुलिस ने सबसे पहले जो है संतोष शर्मा की कॉल डिटेल निकाली। तो कॉल डिटेल में जिससे सबसे ज़्यादा बार बात हो रही थी, पुलिस ने उस नंबर को चिन्हित किया। जब उस नंबर के ज़रिए पता चला तो
वो राजस्थान के ही एक इलाके का रहने वाले हनुमान जाट का रहा। पुलिस हनुमान जाट तक पहुंचती है, हनुमान जाट को हिरासत में लेती है शक या संदेह पर और उसे पूछताछ शुरू करती है। तो शुरू में तो हनुमान ने कुछ भी नहीं बताया, पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन अंत में जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, अपने तरीके से पुलिस ने हथकंडे आजमाए, तो आखिरकार पुलिस के सामने वो हनुमान जो जाट था वो टूट गया। उसने सब कुछ उगल दिया और यहीं से पुलिस के लिए इस हत्याकांड को खोलने में सफलता मिलने लगी। उसने बताया कि संतोष शर्मा और संध्या जो बनवारी की पत्नी थी वो 2014 में उससे मिली। वो बीपीएड कर रहा था उस समय, ये ताइक्वांडो के कोच थी, दोनों एक सेंटर पर मिलते हैं। दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद दोनों धीरे धीरे करके मिलने लगते हैं। जब धीरे धीरे करके मिलते हैं तो उनकी करीबियाँ बढ़ती हैं, धीरे धीरे करके वो करीबियाँ बेहद करीबी हो जाती है। जब बेहद करीब हो जाते हैं तो हनुमान जाट जो है वो अपने एक दोस्त जिसका नाम दीपक था, एक कपिल था, उसके कमरे पे संतोष शर्मा को ले जाने लगता है। अब ऐसे में संतोष शर्मा धीरे धीरे करके अब क्या करती कि कम घर पे रुकती और ज़्यादातर बाहर ही रुकने लगी और इस दौरान हनुमान जाट जो था वो पूरा खर्चा संतोष शर्मा का उठाने लगा। दरअसल जो मृतक बनवारी था, जो संतोष का पति था, वो एक फैक्ट्री में काम करता था बतौर ऑपरेटर। कमाई का जो सोर्सेस थे वो बहुत सीमित थे और संतोष शर्मा जो थी उसकी पत्नी, उसको लग्जरी लाइफ जीने की चाह थी। तो ऐसे में उसकी जो गरीबी बनवारी की थी वो इस संतोष शर्मा और संध्या को चुभती थी। वो खुल के रहना चाहती थी, लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए वो संतोष के संपर्क में आई और धीरे धीरे, माफ़ कीजिएगा, वो हनुमान के संपर्क में आई और धीरे धीरे करके वो हनुमान के करीब ही होती चली गई। धीरे धीरे करके दोनों के बीच में प्यार पनपने लगा, परवान चढ़ा इश्क। तो फिर नाजायज़ ये रिश्ते की जो है इतना पगला गई कि इस तरीके की कहानी सामने आई। बता दें कि उसने आगे ये बताया कि जब इस तरीके की भनक लगी बनवारी को कि पत्नी जाती है और किसी और के संपर्क में है, तो धीरे धीरे करके बनवारी ने अपनी पत्नी संतोष और संध्या का घर से निकलना बंद कर दिया। अब ऐसे में दोनों की चाह जो मिलन की थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में हनुमान उधर परेशान हो रहा था और इधर संध्या अपने आप में बड़ा परेशान हो रही थी मिलने के लिए। किसी तरीके से जो भी जतन अपनाते हैं, दोनों एक दूसरे से फिर मिलते हैं। दोनों दो सिम निकलवाते हैं, एक सिम हनुमान के पास होता है, एक सिम संध्या के पास होता है। दोनों उस नंबरों से सिर्फ एक दूसरे से उसी नंबरों से बात करते हैं, किसी अन्य नंबर का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी नंबर के जरिए बात होने लगी, फिर उसी नंबर के जरिए समय निकाल करके एक दूसरे से मिलने लगे। साल 2016 था। साल 2016 में दोनों ने ये सोचा कि जो प्यार में बाधा बन रहा है संतोष का पति और उसकी औलाद, कहीं ना कहीं तक इनको अपनी राह से हटा दिया जाए और फिर हम लोग खुल करके जीते हैं। 2016 से ये प्लान तैयार होता है और आखिरकार 2017 की 2 अक्टूबर की तारीख को ये पूरा हो जाता है। संतोष हनुमान कहता है, हनुमान पुलिस को बताता है कि धीरे धीरे करके जब ये प्लान बनने लगा तो शुरुआती प्लान में यह था कि बस बनवारी की मौत करनी है, बनवारी की हत्या करनी है और उसके बड़े बेटे मोहित को मौत के घाट उतारना है। हालांकि और औलादों को मारने का उसका कोई भी मंशा नहीं थी, लेकिन जिस वक्त ये घटना घटी, आपको बता दें कि दोनों के बीच में यह तय हो गया कि अब मारना ही मारना है। तो जिस दिन ये घटना घटी तो उस दिन संतोष शर्मा और संध्या अपने प्रेमी को फ़ोन करती है, पल पल की जानकारी देती है और ये पूरी कहानी बताती है कि आज मैं खाना बनाऊंगी, खाना बनाने के दौरान रायता बनाऊंगी और रायते में मैं नींद की गोलियां डाल दूंगी। जब नींद की गोलियां डाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि नींद की गोलियों के उसमें आकर के सारा परिवार सो जाएगा, आपको आने में आसानी हो जाएगी और आने के बाद आप अपनी वारदात को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। संतोष वही करती है, संतोष खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद रायता तैयार करती है और रायते में नींद की गोलियां मिला देती है। कुछ समय बीतता है, खाने के बाद धीरे धीरे करके नींद के आगोश में चले जाता है, पूरा परिवार चला जाता है। इसके बाद संतोष हनुमान को फ़ोन करती है और कहती है कि जो मिशन था, जो तय किया गया था, जो रणनीति, उसी के मुताबिक हमने कर दिया, पूरा परिवार सो गया है। अब हनुमान जो उसका प्रेमी था वो आता है अपने दोनों साथी दीपक और कपिल के साथ में, घर में आता है, पहुंचता है, एक धारदार जो है चाकू लेता है। चाकू एक तरफ से धारदार था, दूसरी तरफ से उसमें कांटेनुमा बनावट थी, वो लेकर के आता है और सबसे पहले वो बनवारी का गला काटता है। बनवारी का गला काटने के बाद वो उसके बड़ी औलाद यानी मोहित का गला काटता है। ऐसा करने के बाद वो जा ही रहे थे कि तब तक हनुमान का पैर जो है अन्य जो बच्चे सो रहे थे उनके ऊपर पड़ गया। ऐसे में बच्चे जाग गए, बच्चों ने पूरी कहानी, पूरा दृश्य देख लिया। अब ऐसे में हनुमान को ये डर बन गया कि अगर इनको जिंदा छोड़ दिया गया तो कहीं ना कहीं तक इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा और वो पकड़ में आ जाएंगे। आखिरकार
उन हत्यारों ने हनुमान जाट और कपिल और दीपक ने मिलकर के उन तीनों बच्चों को भी मौत के आगोश में सुला दिया। अब सोचिए, पुलिस जब इस पूरे मामले को सुन रही थी, पूरा खुलासा सामने आ रहा, तो जो सुनने वाला था वो भी हैरत में था। हर कोई सुन करके हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने आगे बताया कि उसकी मंशा नहीं थी, लेकिन उसने आखिरकार मार दिया। मारने के बाद में जो लाश थी उनको बोरे में भरा, स्कूटी का सहारा लिया, और स्कूटी का सहारा स्कूटी जो थी वो भी संतोष शर्मा की थी, ले करके जा करके रेलवे लाइन के किनारे उन लाशों को ठिकाने लगा दिया। अब ऐसे में पुलिस ने जब पकड़ा तो पुलिस की निशानदेही पर वो जो स्कूटी थी वो भी बरामद हो गई, पकड़ में भी आ गए। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की केस डायरी तैयार करी, पूरे मामले की जांच गहनता से करी, तो इस पूरे मामले में 77 गवाह बने थे। और ऐसा हत्याकांड ये जो हुआ था, इसे जो भी सुन रहा था उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, वो अपने दांतों तले जो है उंगली दबा ले रहा था। कुल मिलाकर के आखिरकार अपराध का जो अंजाम होता है वही हुआ। अपराध की जो चार्जेस थे वो पत्नी संतोष, उसके प्रेमी हनुमान और उसके दोस्त कपिल और दीपक पर लगे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया, सभी का कबूलनामा किया और इसके बाद न्यायालय में पेश करते हुए सभी को जेल भेज दिया। कुल मिलाकर के इस कहानी में हम आपको बताएं कि किस तरीके से नाजायज़ रिश्तों की जो हसरत होती है वो ऐसे ही बढ़ी कि उसे अपना ना तो अपने मांग का ख्याल रखना, मांग के सिंदूर का ख्याल रखा, ना उसे अपने बच्चों के प्रति ममता आई। सोचे कि एक माँ कितनी क्रूर हो सकती है, एक माँ कितनी बेरहम हो सकती है, एक पत्नी कितनी बेरहम हो सकती है। इस कहानी से आपको अंदाज़ा ज़रूर लग गया होगा। फिलहाल एक नई कहानी के साथ फिर आगे आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, ये हम तक कमेंट करके ज़रूर हम तक पहुँचाएँ।